हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी ए सब्जेक्ट के यूनिट 2 के चैप्टर 3। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस और कमेंट आ रहे थे कि सर आप अशोक के फूल जो कि चैप्टर का नाम है उसके ऊपर वीडियो बनाइए और उसको कवर कराइए। तो आज की वीडियो में हम अशोक के फूल नामक चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पूरा देखें बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं आप फोर्थ सेमेस्टर है, हिंदी ए है, यूनिट 2 चैप्टर 3 अशोक के फूल। ठीक है। अब अशोक के फूल जो चैप्टर है वो लिखा गया है सिंपली आपके आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये लिखा गया है। तो शुरुआती में हम लेखक का जो जीवन परिचय होता है उसे देखेंगे और थोड़ा सा देखेंगे चैप्टर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जीवन परिचय की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के उज्ज्वलिया में हुआ था। ठीक है। तो आपको ये सब जो डिटेल्स है ये सब याद रखनी होंगी बिकॉज हो सकता है आपसे जन्म से कह सकते हैं कि जन्म परिचय से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए। ठीक है। तो उनका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म था वो हुआ था 1907 में बलिया जिले के उज्ज्वलिया में। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषी एवं संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्टडी करी थी विश्वविद्यालय हिंदू काशी विश्वविद्यालय में। ठीक है। और उन्होंने वहाँ से क्या सीखा, ज्योतिषी की पढ़ाई करी और संस्कृत भाषा की पढ़ाई करी थी, उच्च शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी। उसके बाद आता है सन 1930 से 1950 तक वे शांति निकेतन में हिंदी के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। अब जब उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली तो 1930 से लेकर 1950 मतलब 20 साल तक वो शांति निकेतन में एक अध्यक्ष के हिंदी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। ठीक है। उसके बाद है कि सन 1950 से 60 तक वे हिंदू काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक है। जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी हिंदी की पढ़ाई कंप्लीट करी थी उसी विद्यालय में उन्होंने 10 साल तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। ठीक है। उसके बाद आता है इसके बाद कुछ समय तक वह पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में अध्यक्ष एवं प्रोफेसर के पद पर भी कार्य करते रहे। कुछ समय तक उन्होंने चंडीगढ़ के जो हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय उसमें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। फिर आता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्हें डी लिट, ठीक है, डी लिट नाम से एक प्रकार से हम कह सकते हैं उपाधि है, डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उन्हें किन किन प्रकार के अवार्ड्स मिले या फिर उनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया। ठीक है। तो लखनऊ में उन्हें डी लिट नाम की एक उपाधि से नवाजा गया। उसके बाद पद्म भूषण मिला उनको भारत सरकार द्वारा। काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर अवार्ड होता है। ठीक है। बड़े लोगों को मिलता है जिनके काफ़ी ज़्यादा पकड़ होती है उनके क्षेत्र में। तो 19 जून सन 1969 में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। 19 जून 1969 में उनका निधन हो गया। तो आपको निधन की जो डेट है वो याद रखनी पड़ेगी, 19 जून 1969। फिर द्विवेदी जी ने बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया और उनके कुछ रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारे निबंध, कहानी, ये सब का निर्माण किया। तो जो कुछ लिखी हैं वो नीचे निम्नलिखित है, वो देख सकते हैं आप कि आलोचनात्मक साहित्य जो लिखे हैं वो हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, विचार और वितर्क, सूर साहित्य, नाथ संप्रदाय, हमारी साहित्यिक समस्याएं। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आलोचनात्मक साहित्य है, आलोचनात्मक से रिलेटेड है। उसके बाद निबंध साहित्य की बात करें तो अशोक के फूल, ठीक है, कुटज तथा अन्य निबंध, इन्होंने ये सब निबंध लिखे थे। तो अशोक के फूल हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि उनके द्वारा लिखा गया एक निबंध है। फिर इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य के ऊपर उन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, हिंदी साहित्य का आदिकालीन, इसके ऊपर भी उन्होंने विवरण दिया है। फिर उपन्यास की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का पोथा, ठीक है, अनामदास का पोथा, ये उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। इनका समस्त साहित्य 11 खंडों में राजकमल प्रकाशन से 1981 में प्रकाशित हुआ। ठीक है।
तो इनकी मौत हुई थी 1969 में। 1981 में उनके 11 खंडों का एक साहित्य प्रकाशित किया गया राजकमल के द्वारा, ठीक है, राजकमल प्रकाशन के द्वारा। उसके बाद पुरस्कार की बात करें तो कबीर शीर्षक ग्रंथ के लिए इन्हें इलाहाबाद से सन 1947 में, ठीक है, कबीर शीर्षक, जो कि इन्होंने कबीर शीर्षक मैंने आपको ऊपर बताया जो रचनाएं की है, उसमें उसके लिए इलाहाबाद में सन 1947 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया, ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। सूर साहित्य पुस्तक पर इन्हें मध्य भारत हिंदी समिति इंदौर में सूरज प्रसाद स्वर्ण पदक मिला, ठीक है। तो जो इन्होंने लिखा था सूर साहित्य पुस्तक जो इन्होंने निर्माण करा, उसके द्वारा इन्हें मध्य भारत के द्वारा सूरज प्रसाद स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसके बाद अगर बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा पर महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वर्ण पदक मिला। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पुस्तक पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें उत्तम पाठ्य पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनकी पकड़ अपने क्षेत्र में इतनी थी कि भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें उत्तम पाठ्य पुरस्कार भी से नवाजा गया। उसके बाद अगर नाथ संप्रदाय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। फिर 1973 में केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा तथा 1957 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में 2 अवार्ड दिए गए, एक 1973 में, एक 1957 में, ठीक है। तो ये उनके द्वारा दिए गए, हम कह सकते हैं कि उनको अवार्ड्स मिले थे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं कि आचार्य द्विवेदी के सभी साहित्य में एक विशेष प्रकार की सांस्कृतिक गरिमा एवं उदार मानवतावादी दृष्टि का प्रसार दिखाई देता है, ठीक है। तो अब इस लाइन का यहाँ पे अर्थ है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने जितने भी अपने, हम कह सकते हैं, साहित्य लिखे, कहानियाँ लिखी, निबंध लिखे, ठीक है, उनमें एक प्रकार की संस्कृति आपको देखने को मिलती है। उसमें भारतीय संस्कृति के बारे में इतना कुछ बताया गया है और लगभग उनके सभी के सभी, हम कह सकते हैं, उनके रचनाओं में भारत संस्कृति के बारे में दिखाया गया है, ठीक है, प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार मनुष्य के विचार को सही दिशा देना और सहज मानवीय विकास की साहित्य लेखन का एकमात्र लक्ष्य है, ठीक है। तो साहित्य लेखन मतलब साहित्य लिखने का लक्ष्य क्या बताया गया है उनके द्वारा, उन्होंने बताया कि साहित्य लिखने का एक लक्ष्य है कि मनुष्य के विचारों को सही दिशा में पहुंचाना, साथ में उसे एक सहज मानवीय विकास की ओर प्रोत्साहित करना। द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति एवं ऐतिहासिक परंपरा के प्रति आस्था रखते थे, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत में जितनी भी संस्कृति थी उसके प्रति उनका काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं, मोह था, एवं साहित्य परंपराएं, जो ऐतिहासिक हमारी परंपराएं थी उसके पीछे भी वो आस्था रखते थे, ठीक है। वो उन्हें कभी गलत नहीं मानते थे, इस प्रकार की उनकी भावनाएं थी। फिर आता है द्विवेदी जी निबंध लिखते समय कुछ विशेष सामान्य रूप से आरंभ करते थे, बाद में उसे गहरे सांस्कृतिक चिंतन से जोड़ देते थे, ठीक है। तो ये उनकी एक प्रकार से हम कह सकते हैं लेखन विशेषता हो सकती है कि जब भी वो निबंध लिखना आरंभ करते थे तो निबंध तो एक साधारण टॉपिक को लेते थे, पर उसके बाद जब वो निबंध लिखने लग जाते थे तो बाद में उसे सांस्कृतिक के चिंतन, गहरे चिंतन से उसे जोड़ देते थे, ठीक है। लोगों को उस पर सोचने पर मजबूर होना पड़ता था। द्विवेदी जी आस्थावान होने के साथ साथ शास्त्र अध्ययनशील भी थे, उन्होंने बड़े बड़े स्तर पर अध्ययन किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे द्विवेदी जी ने केवल हिंदी साहित्य में ही अध्ययन नहीं किया, परंतु उन्होंने अपने क्षेत्र से निकलकर कई बड़े बड़े क्षेत्रों में उन्होंने अध्ययन के रूप में आगे बढ़े, ठीक है। उन्होंने उनकी भाषा में किस किस भाषा में पकड़ थी आप देख सकते हैं कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाएं तथा इतिहास, दर्शन, संस्कृत साहित्य, धर्मशास्त्र आदि विषय पर उन्हें बहुत गहरा ज्ञान था, ठीक है। तो उनकी 4 भाषाओं या उससे ज़्यादा भाषाओं में उनकी पकड़ थी। उन्होंने इतिहास, दर्शन, संस्कृत साहित्य, धर्मशास्त्र इन सब के क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कर ली थी, ठीक है। फिर आता है कि द्विवेदी जी की इस अध्ययन की छाप उनके साहित्य पर भी मिलती है, ठीक है। तो द्विवेदी जी के ये जो अध्ययन है इसकी छाप आपको उनके साहित्य जो कि आप पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में मानवता, लोक संग्रह की भावना, भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा, प्राचीन एवं नवीन सामंजस्य एवं गांधीवादी का प्रभाव मिलता है।
ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो भी उनकी रचनाएं की गई हैं उसमें आपको मानवता, पहले तो आपको मानवता देखने को मिलेगी। दूसरा, लोक संग्रह की भावना, मतलब सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए, इसकी भावना देखने को मिलेगी। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा, वो अपने साहित्यों में कभी भी किसी भी भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं करते। ठीक है। प्राचीन एवं नवीन सामंजस्य, मतलब प्राचीन समय के और नए समय के बीच में वो तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। और गांधीवादी से वो प्रभावित थे, तो वो गांधीवादी को अपने उसमें कह सकते हैं कि एकत्रित करने की प्रयास करते हैं। ठीक है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आज का जो चैप्टर था ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय पर बेस्ड था। तो इसमें हमने उनका पूरा जीवन परिचय देखा। अगर आपसे जीवन परिचय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप इसमें से कुछ टॉपिक निकाल के कुछ अपनी तरफ से बनाकर आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और हमारे टेलीग्राम के चैनल को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। आपको नोट्स वहीं पे प्रोवाइडेड किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।